तो आज हम 3 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें भारत ने जो है, पहला न्यूज़ है कि भारत ने चाइल्ड एडॉप्शंस में यानी कि बच्चों को गोद लेने में पिछले 12 सालों में टॉप पर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने केयर और अल्टरनेटिव फैमिली बेस्ड केयर को जो है बढ़ावा दिया है, और जो लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेनिंग जो इनिशिएटिव्स थे, उन्होंने जो है एडॉप्शन रेट्स यानी कि गोद लेने की दर को बढ़ावा दिया है, और इसमें लीगल एडॉप्शन की जो है सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया है। और दूसरी न्यूज़ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है नीति यानी NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। 1 अप्रैल 2025 को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया दिल्ली में। यह पोर्टल जो है नीति आयोग के द्वारा और NCEAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से डेवलप किया गया है। और यह जो है 1990 से, यह पोर्टल 1990 से लेकर 2023 तक जो स्टेट हैं हमारे, उनके पूरे सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल पैरामीटर्स पर बेस्ड डाटा के लिए एक बहुत बड़ा भंडार के रूप में कार्य करेगा। और यह पोर्टल जो है डाटा ड्राइवन अप्रोच प्रोवाइड करेगा फाइनेंस को मैनेज करने में, डेब्ट मैनेजमेंट यानी कि ऋण प्रबंधन, और रेवेन्यू जनरेशन, फिजिकल इंटरवेंशंस। और इसमें प्रमुख जो स्टेक होल्डर्स रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो कि अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुई हैं, और श्री BVR सुब्रमण्यम भी इसमें शामिल थी। तीसरी न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री ने जो है कुछ इनिशिएटिव की जो है आधारशिला रखी है बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 33,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की जो है आधारशिला रखी है बिलासपुर में। ये प्रोजेक्ट्स जो है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनर्जी और ट्राइबल वेलफेयर सेक्टर पर फोकस करते हैं। और इसके तहत 3 लाख नए घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, और कुछ वुमेंस के नाम पर भी रजिस्टर्ड घर बनाए जाएंगे, जिसके तहत कनेक्टिविटी, रोड्स और रेलवेज की, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और स्पेशल स्कीम, ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके जनजातियों को, उसके लिए की गई हैं। चौथी न्यूज़ है कि RBI ने जो है कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंकों पर अपना जो सुपरविज़न है या फिर निगरानी को जो है सख्त किया। जैसे कि हम जानते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत RBI ने कोऑपरेटिव बैंक्स पर अपनी नज़र को या निगरानी को मजबूत किया था, और अपनी पावर को बढ़ाया था, जैसे कि मैनेजमेंट, ऑडिट, कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग में अपनी पावर को बढ़ाया था। और यह जो सुपरविज़न का जो लॉ है नया, वो जून 26, 2020 से वो हुआ था, इफ़ेक्टिव हुआ था। इस अमेंडमेंट एक्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविज़न को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर अप्लाई किया गया था, ताकि इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, डिपॉजिटर मीन्स जो अपना पैसा जमा करता है बैंक में, उसको। और एडिशनली RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड मैनेजमेंट 2024 मुख्यतः स्ट्रिक्ट फ्रॉड प्रिवेंशन उपायों को बढ़ावा देता है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में भी अमेंडमेंट किया गया है, ताकि इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस बना रहे फाइनेंशियल सेक्टर में। EY रिपोर्ट मतलब कि अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल ईयर, भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ये EY इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट ने इंडिया की ग्रोथ रेट को 6.5% पर रखने के लिए जोर दिया है, ताकि देश एक संतुलित राजकोषीय नीति अपना सके। इसके लिए उसने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के 4th क्वार्टर में
7.6% का टारगेट लेकर चलना होगा, तभी हमारी जो टारगेट है 6.5% ग्रोथ रेट का वो हम हासिल कर पाएंगे। इसके लिए बहुत से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा और फिजिकल डिफिसिट भी बढ़ सकता है आने वाले समय में। और शर्ली बोर्चवे जो हैं पहली महिला हैं जो कि कॉमनवेल्थ की पहली फर्स्ट अफ्रीकन वूमेन है जो कि कॉमनवेल्थ की पहली सेक्रेटरी जनरल बनी है। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 7th सेक्रेटरी के जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वो पहली ऐसी महिला हैं जो उस स्थिति या फिर उस पद तक पहुंची हैं। उन्होंने पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है जो कि पहली महिला थी इस रोल को सर्व करने के लिए। बोचवे जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी कहाँ, सामोआ के एपिया में, उसी दौरान उनको जो है चुना गया था 4 ईयर प्लान के लिए। वो कौन है, सिरले बोचवे, वो घाना की एक डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन है। वो पिछले कुछ वर्षों मतलब कुछ समय पहले घाना की विदेश मंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने देश के नेशनल सिक्योरिटी, बिजनेस और टूरिज्म कंसल्टिंग में अपना प्रमुख योगदान दिया है। अगली न्यूज है एन चंद्रशेखरन जॉइंस IMF मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। अर्थात एन चंद्रशेखरन ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना के साथ ही हुई थी, तो उसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल होती है एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ पर, उसका उन्होंने ज्वाइन किया है उसे। एन चंद्रशेखरन कौन है? ये हैं टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। और ये जो IMF की जो ये काउंसिल है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिलिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, का मुख्य उद्देश्य माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि जो होल इकोनॉमी बेस्ड पर स्टडी होती है उस पर और फाइनेंशियल जो पॉलिसीज होती हैं उसको प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं, ताकि इकोनॉमी में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। और ये इस काउंसिल के जो है लीड कौन कर रही हैं? क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा, जो कि माइक्रोइकोनॉमिक कंडीशन पर फोकस कर रही हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया जा सके। अगली न्यूज है कि सालिया पांडे अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हुआ है। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज अपॉइंटेड सालिया पांडे एज इट्स न्यू MD एंड CEO। उनका जो सालिया पांडे हैं उनका 30 साल का अनुभव है बैंकिंग सेक्टर में कार्य करने का, जैसे कि उन्होंने पहले SBI में काम किया और रिटेल यानी खुदरा बैंकिंग में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, क्रेडिट सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रमुख सेवाएं दी हैं, इसलिए उनका योगदान इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट में प्रमुख हो जाता है। अगली न्यूज है स्वामीनाथन SIR अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ IRDAI। IRDAI मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्वामीनाथन SIR जो हैं पूर्णकालिक मेंबर बने हैं इस अथॉरिटी या फिर इंस्टीट्यूट के। तो भारत सरकार ने स्वामीनाथन SIR को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो इसमें यह है कि अगर वो मतलब या तो पहले 62 साल के हो जाएं या फिर 5 साल अपना कार्यकाल पूर्ण, अर्थात कि अगर उनकी एज 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले 62 साल हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। अगर 62 साल की एज करने से पहले ही उनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो भी वो भी रिटायर हो जाएंगे, दोनों केसेस में। और इनको जो अप्रूवल कौन दिया है कि एक कमेटी थी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, 25 मार्च को ये जो है अप्रूव किया गया था इनको कि ये IRDAI के होल टाइम मेंबर बनेंगे। अगली न्यूज है कि पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर हेड ऑफ MPC मीटिंग। हम जानते हैं कि संजय मल्होत्रा जो है RBI गवर्नर हैं और अभी हाल ही में पूनम गुप्ता जो है RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुई हैं। MPC मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, इसमें
6 सदस्यीय मीटिंग है। इसमें आरबीआई गवर्नर होते हैं और गवर्नमेंट के शायद 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 3 रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई के होते हैं, जिसमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। तो डिप्टी गवर्नर बनी है, उन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया है। ये जो है इनकी नियुक्ति जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी होने वाली है 7 से 9 अप्रैल, उसके पहले हुई है। उनका माइक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंकिंग सेक्टर में वो प्रमुख उनका एक्सपर्टाइज है। अपने पिछले जीवन काल में वो NCAER के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर चुकी हैं और EACPM मेंबर रह चुके हैं। EAC मीन्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और कॉन्वेनर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी काउंसिल। कॉन्वेनर मीन्स संयोजक के रूप में कार्य कर चुके हैं। और अगली न्यूज है, दलाई लामा हॉनर्ड विथ गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल एक थिंक टैंक है जो कि पीस और सस्टेनेबिलिटी के कार्य क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। तो दलाई लामा वाज अवार्डेड गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी 1 अप्रैल 2025 को। यह अवार्ड उनको उनके रेजिडेंस यानी घर में, मतलब जहाँ घर है उनका धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ दिया गया है। ये एक गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल जो एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिया गया है, ग्लोबल थिंक टैंक है ये। और यह अवार्ड जो है लोगों को उनके नॉन वायलेंस, ह्यूमन डिग्निटी, इंटरफेथ डायलॉग एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके दलाई लामा के 19th बर्थडे के पहले दिया गया है, जो कि बहुत ही नज़दीक है। और ये जो गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड है व्यक्तियों को और संस्थाओं को वर्ल्ड पीस, गुड गवर्नेंस एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देती है। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट सर्ज टू रिकॉर्ड हाई, मतलब कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपने ऊंचे स्तर पर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ यानी कि USD 2.76 बिलियन रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से 12.04% की वृद्धि दर्ज हुई है इसमें। अगला है कि नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय INS वी तारिणी रिचेस केप टाउन, साउथ अफ्रीका। ये एक INS तारिणी है, मतलब कि ये इंडियन नेवी का एक शिप है जो कि केप टाउन पहुंचा है, साउथ अफ्रीका। यह एक ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन यानी कि एक जो कि पूरे विश्व का सर्कुलेशन करेगा, वो एक प्रोजेक्ट है। और इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा इसका वो इनिशिएटिव शुरुआत किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडो दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडो रूपा ए। और यह 23,400 नॉटिकल मील की जर्नी के अपने चौथे चरण में वहाँ केप टाउन पे पहुँचा है। और मतलब 2 अक्टूबर को पहुंचा था 2024 को। गोवा से चला था, मतलब गोवा से चला 2 अक्टूबर 2024 को और अभी पहुंचा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, मैरीन रिसर्च और मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। INS वी तारिणी अपने पिछले जो मतलब एक्सपीडिशंस पर कहाँ कहाँ गया है, जैसे कि फ्रेमेंटल गया है ऑस्ट्रेलिया, लिटिलटन न्यूजीलैंड और पोर्ट स्टैनले फाल्कलैंड UK एंड विल रिटर्न इन। और यह जो है मई 2025 में वापस आ जाएगा। अगली न्यूज है कि वंदना कटारिया रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी एट द पीक ऑफ हर करियर। मतलब कि वंदना कटारिया हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी हैं, जबकि वो अपने करियर के चरम पर थी अपने। तो वंदना कटारिया एक स्टालवर्ट है, स्टालवर्ट मीन्स एक लेजेंड इंडियन वुमेन्स हॉकी की। उन्होंने 2 अप्रैल को अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंस्टाग्राम के थ्रू। उनकी 32 ईयर ओल्ड वंदना कटारिया अपने 15 साल के करियर में कुल मिलाकर 320 मैच खेला है उन्होंने और 158 गोल किए हैं। और वो भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली हॉकी प्लेयर हैं। अगला है रजनीगंधा अचीवर्स विनर ऑफ आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप का विनर हैं रजनीगंधा अचीवर्स। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप ने जो है रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर को हरा दिया है न्यू दिल्ली में। विनिंग टीम में कौन कौन शामिल है? दिनो धनखड़, शमशीर अली,
अभिमन्यु पाठक और डैनियल ओटामेंडी। इनको ट्रॉफी दी गई है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा, राजश्री बिरला और अशोक अग्रवाल के द्वारा। और इसमें इंटरनेशनल टीम ने भी अपनी भागीदारी दी थी, कैवेलरी रॉयल इनफील्ड ने। और लास्ट है आईआईटी मद्रास प्रवर्तक कंप्लीट्स ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज। 1 अप्रैल 2025 को आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने साइबर कमांडो को अपनी जो ट्रेनिंग दे रहे थे विगत कुछ सालों या वर्षों से, तो वो पूरी हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये साइबर कमांडो प्रोग्राम जो था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत 37 ऑफिसर्स को एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी टेक्निक के बारे में ट्रेन किया जाना था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो सेरेमनी हुई थी आईआईटी मद्रास पे, प्रमुख कुछ लोगों ने इसमें जैसे संदीप मित्तल, शंकर राम और प्रोफेसर मंगला सुंदर ने अपनी उपस्थिति दर्ज